जय हिंद। हम आज के वीडियो में जानेंगे मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति, कंपन, कंपन काल, कंप विस्तार और आंदोलन संख्या के बारे में। चलिए आरंभ करते हैं। मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति। मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है। मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है। परा, पश्यति, मध्यमा और वैखरी। मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है। परा, पश्यति, मध्यमा और वैखरी। परा, पश्यति, मध्यमा और वैखरी। परा, परा किसे कहते हैं? जब मनुष्य सांस लेता है, जब मान लीजिए हम सांस लेते हैं, तब वायुमंडल से वायु हमारे शरीर के अंदर या मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जब मनुष्य सांस लेता है तो वायुमंडल से वायु मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए स्थित होती है। ध्वनि के इस क्रिया को परा कहते हैं। जब मनुष्य वायुमंडल से सांस लेता है तो वायुमंडल से वायु मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद कुछ क्षण के लिए शरीर में स्थित होती है। तो इस क्रिया को परा कहते हैं। और जब स्थित हो गए और उसके बाद पश्यते, तो अब पहले स्टेप में क्या हुआ, पहला चरण में कि हमने वायुमंडल से वायु अपने शरीर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करके स्थित हुई। अब स्थित हवा, मानव शरीर के अंदर स्थित हवा जब मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न ग्रंथियों में संचारित होती है और संचारित होकर के गर्म हो जाती है। अब पहले चरण में हमने क्या किया कि वायुमंडल से ध्वनि मानव शरीर के अंदर प्रवेश करके स्थित हुई। अब जो स्थित हुई तो अब हमारे मस्तिष्क का काम है कि उस वायु को हमें शरीर में कहाँ भेजना है, किस ग्रंथि में भेजना है। तो वह जब मानव मस्तिष्क जब वायु को विभिन्न ग्रंथियों में संचारित करती है, तो संचारित करने के क्रम में क्या होता है कि वायु संचरित होकर के घूम करके गर्म हो जाती है। ठीक है? विभिन्न ग्रंथियों में संचरित होकर के गर्म हो जाती है। तो ध्वनि को इस गर्म होने के वायु को गर्म होने की क्रिया को पश्यति कहते हैं। ठीक है? पहले चरण में परा हम उसे कहते हैं जब वायुमंडल से हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके स्थित होती है। तो स्थित होने की क्रिया को हम परा कहते हैं। और जब स्थित हवा मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न ग्रंथियों में घूम करके संचरित हो करके जब गर्म हो जाती है तो इस क्रिया को पश्यति कहते हैं। ठीक है? तीसरा चरण आता है मध्यमा। मध्यमा मानव शरीर के अंदर संचारित हवा। अब क्या हुआ कि पहले चरण में हम सांस लिए, सांस लेने के बाद वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके स्थित हुई। दूसरे चरण में क्या हुआ कि स्थित हवा विभिन्न ग्रंथियों में घूम करके गर्म हो गई। अब गर्म तीसरा चरण में क्या होता है, मानव शरीर के अंदर संचारित गर्म हवा जब घूम करके अब फिर जब पूरे शरीर के अंदर घूम ली, उसके बाद वायु बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलने के क्रम में क्या होता है
कि मानव संचारित हवा गले में पाए जाने वाले ग्रंथियों तक पहुंच करके, मान लीजिए यहाँ से हम बोलते हैं तो यहाँ पाए जाने वाली, यहाँ पर एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि तक पहुंच करके वो क्या होता है कि फिर स्थित होती है। जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं मान लीजिए, तो बोलने से पहले हम सोचते हैं कि अब क्या बोलना है हमें। तो उस जब तक हम सोचते रहते हैं तब तक हवा यहाँ क्या है, गले में स्थित है, स्थित होती है। वो बाहर नहीं, ऐसा नहीं कि हम बोलते रहते हैं और सांस है, बोलने के क्रम में हम सांस रोक कर रखते हैं, फिर जब हम बोलना बंद करते हैं तब वायु बाहर निकलती है। तो बोलने के क्रम में क्या होता है कि जब बोलने से पहले हम कुछ सोचने के लिए क्या होता है, कुछ क्षण के लिए चुप रहते हैं, तो वह तब तक क्या है कि वायु हमारे गले के ग्रंथियों में स्थित है। हम्म। तो संचारित गर्म हवा गले में पाए जाने वाली ग्रंथियों तक पहुंच करके कुछ समय तक स्थित होती है। ठीक है। ध्वनि के इस क्रिया को मध्यमा कहते हैं। ठीक है। 3 चरण पूरा हुआ। पहला चरण में हमने क्या किया कि वायुमंडल से वायु अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराया, प्रवेश करके वायु क्या हुआ, स्थित हुई। फिर स्थित होने के बाद वो वायु दूसरे चरण में विभिन्न ग्रंथियों में संचरित हुई, जिसको पश्यति कहते हैं। तीसरा चरण में क्या हुआ कि संचारित गर्म हवा घूम करके गर्म हो गई। घूमने के संचारित गर्म हवा जब हमारे गले में पाए जाने वाले ग्रंथियों के समीप आकर के कुछ समय के लिए स्थित होती है, तो इस क्रिया को मध्यमा कहते हैं। ठीक है। और चौथा चरण होता है वैखरी। तो गले के ग्रंथियों में संचारित हवा जब बिखेर करके, मान लीजिए यहाँ पर हवा जो स्थित है, तो ये हवा जब बिखेर करके ध्वनि उत्पन्न कर देती है, तो इसी क्रिया को वैखरी कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है: परा, पश्यति, मध्यमा, वैखरी। जब हम वायुमंडल से सांस लेते हैं तो शरीर, वायुमंडल से वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करके कुछ क्षण के लिए स्थित होती है। तो स्थित होने की क्रिया को परा कहते हैं। इस शरीर के अंदर स्थित हवा जब मानव शरीर के विभिन्न ग्रंथियों में संचरित होती है, घूमती है, तो इस क्रिया को पश्यति कहते हैं। उसके बाद संचरित हवा घूम करके जो हवा गर्म हो जाती है, वो हवा फिर बाहर निकलने के लिए गले में पाए जाने वाले ग्रंथियों के समीप आकर के कुछ समय के लिए विश्राम करती है, ठहरती है। इस क्रिया को मध्यमा कहते हैं। और जब गले के ग्रंथियों में स्थित है संचारित गर्म हवा जब बिखेर करके ध्वनि उत्पन्न कर देती है, तो इस क्रिया को हम वैखरी कहते हैं। मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है: परा, पश्यति, मध्यमा, वैखरी। अगला है कंपन। कंपन, कंपन जब किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है। क्या? जब किसी वस्तु पर हम प्रहार करते हैं, आघात करते हैं। क्या? जब किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है तो वह वस्तु हिलने लगती है। ठीक है। स्वाभाविक है, जब हम किसी वस्तु पे आघात करते हैं या प्रहार करते हैं तो वो वस्तु क्या होती है, हिलने लगती है। और उस हिलने की क्रिया को कंपन कहा जाता है। जब हम किसी वस्तु पे आघात करते हैं या जब किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है तो वो वस्तु हिलने लगती है। तो इसी हिलने की क्रिया को कंपन कहते हैं। कंपन के 2 प्रकार हैं। कंपन के 2 प्रकार हैं: अनुप्रस्थ कंपन और अनुदैर्ध्य कंपन। कंपन के 2 प्रकार हैं: अनुप्रस्थ कंपन और
अनुदैर्ध्य कंपन, अनुप्रस्थ कंपन। ठीक है, कंपन के दो प्रकार हैं, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, एक होता है मतलब क्षैतिज और एक होता है लंबवत। ठीक है, क्षैतिज को जैसे ये हुआ, इसको आरी कंपन कहते हैं। आरी जब हम आरी खींचते हैं तो आगे पीछे आरी होता है, और लंबवत मन ऊपर नीचे। ठीक है, तो कंपन का वह प्रकार जिसमें वस्तु अपने स्थान पर आरी दिशा में कंपित करती है उसे अनुप्रस्थ कंपन कहते हैं। कंपन का वह प्रकार जिसमें वस्तु अपने स्थान पर आरी दिशा में कंपित करती है उसे अनुप्रस्थ कंपन कहते हैं। जैसे पानी, पानी पर हमेशा कंपन क्या होता है, पानी पर ये आरी दिशा में कंपन होता है, ऊपर नीचे पानी नहीं होता, आरी दिशा में कंपित होती है, इसलिए जल पे हमेशा अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न होता है। और दूसरा हो गया अनुदैर्ध्य कंपन। ठीक है, अनुदैर्ध्य कंपन, तो अनुदैर्ध्य कंपन किसे कहते हैं, तो कंपन का वह प्रकार जिसमें वस्तु अपने स्थान पर लंबाई की दिशा में कंपित है, लंबवत कंपन करे। ठीक है, कंपन का वह प्रकार जिसमें वस्तु अपने स्थान पर लंबाई की दिशा में लंबवत कंपन करे तो उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य कंपन कहते हैं। कंपन का वह प्रकार जिसमें वस्तु अपने स्थान पर लंबाई की दिशा में कंपित करती है या लंबाई की दिशा में कंपित करे, कंपित हो, उसे अनुदैर्ध्य कंपन कहते हैं। ठीक है? जैसे इसराज वायलिन, यानी जितना भी तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्रों में किस प्रकार के कंपन की उत्पत्ति होती है, अनुदैर्ध्य कंपन की। तत्वाद्य यंत्रों में अनुदैर्ध्य कंपन की उत्पत्ति होती है और पानी पर अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, जब आरी दिशा में हो तो अनुप्रस्थ कंपन, लंबाई की दिशा में हो अनुदैर्ध्य कंपन। ठीक है, उसके बाद है कंपन काल। ठीक है? कंपन काल, कंपन काल, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारा ए और बी कोई ये तार के दो छोर हैं, ए और बी तार के दो छोर हैं। मान लीजिए हम अब इस तार को के बीच में आघात किए। ठीक है? आघात किए तो क्या होता है, वस्तु अपने स्थान से कुछ दूर ऊपर जाती है। ठीक है, और कुछ दूर ऊपर गई, मान ली यहाँ गई, फिर अपने स्थान पे आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ दूर निश्चित सीमा तक नीचे आई। ठीक है, फिर अपने स्थान पे चली। जब हम किसी तार पे आघात करते हैं तो क्या होता है कि वस्तु छेड़ते हैं तो समान स्थिति में ऊपर या नीचे जाती है। मान लीजिए कुछ दूर ऊपर गई, फिर अपने स्थान पर आई, फिर नीचे आई, फिर अपने स्थान पे आई। नीचे आई। ठीक है? कुछ दूर ऊपर गई, कुछ दूर नीचे आई। तो इस चक्र को आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, अपने समान स्थिति में जब हम किसी तार पर आघात करते हैं तो एक चक्र ये कुछ दूर ऊपर जाती है, कुछ दूर नीचे अपने स्थान पे आती है, फिर नीचे आती है, फिर अपने स्थान पे जाती है। क्या, तो इस एक चक्र को आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, आवृत्ति कहा जाता है। और इस आवृत्ति को यानी एक चक्र को
पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कंपन काल कहते हैं। वस्तु जब हम आघात करते हैं तो अपने स्थान से ऊपर जाती है, फिर अपने स्थान पे आती है, फिर नीचे जाती है, फिर अपने स्थान पे आती है। तो इस एक चक्र को आवृत्ति कहते हैं, और इस एक चक्र को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कंपन काल कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है कंप विस्तार। मान लीजिए कोई भी वस्तु, कंप विस्तार मतलब अपनी कैपेसिटी होती है। कंप विस्तार मतलब जस्ट लाइक उस वस्तु की कैपेसिटी कितनी है, समान स्थिति में जितना ऊपर, मतलब कोई जोड़ नहीं। हम मान लीजिए हल्का से स्टार को टच कर दिए तो ये कोई भी है अपने कैपेसिटी के अनुसार ऊपर और नीचे जाएगी। ठीक है। एक होता है कि जबरदस्ती, जैसे रबर को हम अपने समान अस्थिर से उसको फैलाए, और एक होता है जबरदस्ती खींचना। ठीक है, तो वो नहीं खींचना है। अब किसी भी जो कोई वस्तु अपनी समान स्थिति में जितना ऊपर और नीचे जाती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बस समान स्थिति में जितना ऊपर या नीचे जाती है उसी को कंप विस्तार कहते हैं। समान स्थिति में जितना हम मान लिया हमारा रेंज क्या, हम अपनी कैपेसिटी है मान सब तक, अधिक से असामान्य स्थिति में एक आराम से यदि हम मध्यम तार मध्यम तक गए आराम से, कोई मतलब ये नहीं कि आंख निकाल के गाना, मुंह मुंह फाड़ के गाना, चिल्लाना, हृदय शरीर पे जोर देना, जोर से गाना, ये समान स्थिति में हम जितना ऊपर तक गए और जितना नीचे तक, मान लीजिए मंद्र मध्यम तक गए या पंचम तक, मंद्र पंचम तक गए, यहां तक आए, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी कंप विस्तार हो गई। समान स्थिति में बिना जोर जबरदस्ती किए हुए आराम से, अगर जहां तक हमारी रेंज होती है अपनी कैपेसिटी के अनुसार जाते हैं तो वही कंप विस्तार कहलाता है। वही वस्तु में भी होता है, वस्तु अपने समान स्थिति में जितना ऊपर या नीचे जाती है तो उसे कंप विस्तार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आंदोलन संख्या। आंदोलन संख्या। आंदोलन संख्या। आंदोलन संख्या किसी वस्तु में प्रति सेकेंड उत्पन्न कंपन को आंदोलन कहा जाता है। क्या, किसी भी वस्तु में प्रति सेकेंड उत्पन्न कंपन को आंदोलन कहा जाता है। क्या, किसी वस्तु में प्रति सेकेंड उत्पन्न कंपन को क्या कहा जाता है, आंदोलन कहा जाता है। इस और इसी आंदोलन को की संख्या को किसी मापी यंत्र के द्वारा माप करके लिख लेते हैं। मान लीजिए ये प्रति सेकंड उत्पन्न कंपन को आंदोलन कहते हैं, और इस आंदोलन को किसी मापी यंत्र, स्वर मापने के लिए, आंदोलन संख्या मापने के लिए एक सेमोमीटर यंत्र होता है। सेमोमीटर। इस उत्पन्न आंदोलन को किसी मापी यंत्र के द्वारा माप करके लिख लिया जाता है, और उसमें जो नंबर शो करता है, नंबर हमें प्राप्त होता है, उस संख्या को आंदोलन संख्या कहा जाता है। ठीक है। प्रति सेकेंड उत्पन्न कंपन को आंदोलन कहते हैं, और उस उत्पन्न आंदोलन को किसी मापी यंत्र के द्वारा माप करके उस संख्या को गिन लिया जाता है कि कितनी बार कंपित हुई, तो उस जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को आंदोलन संख्या कहा जाता है। ठीक है। प्रति सेकेंड यदि आंदोलन संख्या बढ़ती है, ठीक है, तो स्वर ऊंचा होता है। मान लीजिए यदि हम एक सेकेंड में 240 बार, अगर कोई तार एक सेकेंड में 240 बार कंपित होती है तो वो भारतीय संगीत में सा सडज मानी जाती है, मध्य सडज। ये वही यदि एक सेकेंड में 270 बार कंपित करे तो क्या होगा,
वो रे हो जाएगा। इसी प्रकार प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है और स्वर ऊंचा हो जाता है। इसका विपरीत यदि प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या में एक सेकेंड में मान लीजिए हमको 225 हो, तो वो निषाद में हम यानी मंद सप्तक की ओर बढ़ेंगे। और यदि प्रति सेकंड आंदोलन संख्या बढ़ती है तो स्वर ऊंचा होता है, और स्वर ऊंचा होता है तो हम तार सप्तक की ओर बढ़ेंगे। प्रति सेकंड आंदोलन संख्या बढ़ती है तो स्वर ऊंचा होता है, यदि आंदोलन संख्या घटती है तो स्वर नीचा होता है। किसी स्वरों की आंदोलन संख्या वस्तु, यहाँ वस्तु से तात्पर्य तार से लिया गया है, किसी स्वरों की आंदोलन संख्या वस्तु की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। किसी स्वरों की आंदोलन संख्या वस्तु या तार की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। वस्तु की लंबाई और मोटाई बढ़ती है तो आंदोलन संख्या कम होती है। ठीक है, यदि तार को यदि हम लंबा करेंगे तो क्या होगा कि आंदोलन संख्या घटेगी, और जब घटेगी तो स्वर नीचा होगा। और तार को यदि जो जो हम छोटा करेंगे आंदोलन संख्या बढ़ेगी, और आंदोलन संख्या बढ़ेगी तो स्वर ऊंचा होता है। तार की लंबाई और मोटाई और आंदोलन संख्याओं के बीच उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तार की लंबाई मोटाई के बीच उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तार की लंबाई और मोटाई के बीच उल्टा संबंध होता है। यदि तार की लंबाई बढ़ती है तो स्वर नीचा होता है, तार की लंबाई घटती है तो स्वर ऊंचा होता है। तार की मोटाई बढ़ती है तो स्वर नीचा होता है, तार की लंबाई घटती है तो स्वर ऊंचा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें अगर तार की लंबाई ज्ञात करना है, से भारतीय संगीत अहोबल के अनुसार, या ये भी श्रीनिवास मान्य हैं, उसके बाद क्या कहते हैं भातखंडे जी भी 36 इंच के तार पर सरज स्वर की स्थापना की है। 36 इंच के तार पर सरज स्वर की स्थापना की है, मध्य सा। यदि मान हमें मंद्र सा के तार की लंबाई ज्ञात करना, तो मंद्र सा मतलब ये स्वर क्या हो गया, आधा हो गया, स्वर आधा हो गया। और जब स्वर आधा होगा तो तार की लंबाई दोगुनी हो जाएगी, यहाँ पर 36 दूना 72 हो जाएगा। 72 इंच के तार पर हमें मंद सरज की प्राप्ति हो। वही यदि हमको तार सा की प्राप्ति करना है तो हम तार सा इस 36 का आधा कर देंगे, क्योंकि हम स्वर दोगुना कर रहे हैं। जब हम स्वर दोगुना करेंगे तार सा होगा। तार सा के लिए हमें 18 इंच के तार चाहिए। क्या, जब हम तार की लंबाई आधी करेंगे तो स्वर दोगुना हो जाएगा, और जब हम तार की लंबाई दोगुना करेंगे तो स्वर आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ तार की लंबाई हम 72 कर दिए हैं, तो स्वर मध्य सप्तक का आधा हो गया, यानी मंद सप्तक हो गया। यहाँ पर हम तार की लंबाई 18 कर दिए तो मध्य सप्तक का स्वर तार दोगुना तार सप्तक हो गया। ठीक है, दोनों के बीच विपरीत या उल्टा संबंध होता है लंबाई मोटाई के संबंध में, जिसके कारण भारतीय संगीत में आंदोलन संख्या के द्वारा ही सप्त स्वर भेद उत्पन्न हुआ है। हम पहले ही बतला चुके हैं कि प्रति सेकंड यदि आंदोलन संख्या घटती है तो स्वर नीचा होगा, बढ़ती है तो स्वर ऊंचा होगा। ठीक है, तो भारतीय संगीत में सप्त स्वरों के द्वारा आंदोलन संख्या के द्वारा ही सप्त स्वर भेद उत्पन्न हुआ। ठीक है, भारतीय संगीत में सातों स्वर की आंदोलन संख्या निश्चित है। सातों स्वर की आंदोलन संख्या निश्चित है, फिक्स है, विद्वानों ने लिख दिए हैं, जो कि सा रे गा मा पा धा क्रमशः सा की 240,
रेक 270, गांधार 300, मध्यम 320, पंचम 360, धैवत 405 और निषाद 450। भारतीय संगीत में सातों स्वर की आंदोलन संख्या फिक्स है। सरज 240, ऋषभ 270, गांधार 300, मध्यम 320, पंचम 360, धैवत 405 और निषाद 450। कर्नाटकी संगीत और पाश्चात्य संगीत दोनों में धैवत की आंदोलन संख्या 400 मानी गई है। कर्नाटकी संगीत और पाश्चात्य संगीत दोनों में धैवत की आंदोलन संख्या कितनी मानी गई है? 400 मानी गई है। हिंदुस्तानी संगीत में धैवत की आंदोलन संख्या कितनी मानी गई है? 405 मानी गई है। ये मध्य सप्तक का हो गया। यदि अब मान लीजिए हमें मंद सप्तक की आंदोलन संख्या ज्ञात करनी है, मंद सप्तक, तो क्या करें? मंद सप्तक में क्या होता है? स्वर की लंबा आधी कर रहे हैं, यानी आधा नीचा होगा, तो अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक स्वर में हम 2 से भाग दे देंगे। मंद सप्तक में प्रत्येक में 2 से भाग दे देंगे। मंद सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक में 2 से भाग दे देंगे। अब मंद सप्तक में मंद रे का हो जाएगा मंद सा का 120, क्या? मंद रे 135, मंद्र ग 150, मंद्र म 160, मंद्र प 180, मंद्र ध 202.5 और मंद्रनी का हो जाएगा 225। ठीक है। यदि हम सप्तक आधा कर रहे हैं तो आंदोलन संख्या भी आधा कर देंगे। तो अब 240 हमारा मध्य सा का है, तो 240 में 2 से भाग देंगे तो 120 मंद्र सा, मंद्र रे 135, मंद्र ग 150, मंद्र म 160, मंद्र प 180, मंद्र ध 202.5 और मंद्रनी 225। ठीक है। यदि हम तार सप्तक की ओर बढ़े तो तार सप्तक की ओर बढ़ने के लिए क्या करेंगे? प्रत्येक स्वर में हम 2 से गुना कर देंगे। प्रत्येक तार की, क्योंकि हम दोगुना स्वर की लंबाई दोगुना कर रहे हैं, तो दोगुना कर रहे हैं तो प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या में क्या करेंगे? गुना 2 गुना 2 गुना 2, मैंने यो हम प्रत्येक स्वर में 2 से गुना कर देंगे। अब तार सा की आंदोलन संख्या हो जाएगी 480। ठीक है। तार रे तो 27 दूना 54, 540, तार ग 300, तार म 340, तार प 700, सॉरी 340, 32 दूना 64, 640, तार ग 720, तार प 400, 720, तार ध 4 दूनी 810 और तारनी 900। तार सप्तक में यदि 3 करना होगा तो हम प्रत्येक मध्य सप्तक के आंदोलन संख्या में 2 से गुना कर देंगे। तो 240 का 2 गुना 400, 480, 540, यहाँ हो जाएगा 300 का गुना 600, 600, 640, 720, 810 और 900। इसी प्रकार विकृत स्वर के भी आंदोलन संख्या निश्चित है, जो कि कोमल रे को 254 और 256 स्वर संवाद के अनुसार 256 माना जाता है, सामान्यतः प्रचलन में 254 भी है। कोमल गांधार 288, कोमल तीव्र मध्यम 338, कोमल धैवत 380 या 381 और कोमलनी 432 आंदोलन संख्या है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद।